नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारे खास कार्यक्रम मसला में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में भले ही विधानसभा चुनाव का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन प्रदेश के सियासी दलों ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। नायब सैनी सरकार प्रदेश में लगातार घोषणाएं कर रही है और इसी कड़ी में नायब सरकार ने अग्निवीरों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने के साथ कई बड़े ऐलान किए हैं। वहीं आपको बता दें कि अग्निवीर एक बड़ा सियासी मुद्दा है। हरियाणा में करीब 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से ठीक पहले नायब सरकार के अग्निवीरों को लेकर किए गए फैसले को बेहद अहम और चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हालांकि इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला ने अग्निवीरों के आरक्षण को लेकर सरकार से सवाल किया है। चौटाला ने कहा कि अगर सरकार सही में अग्निवीरों का हित चाहती है तो योजना लागू करने के साथ ही आरक्षण का ऐलान क्यों नहीं किया था। और वहीं दूसरी तरफ आगामी 23 जुलाई को बजट पेश होने जा रहा है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार हरियाणा के लिए क्या कुछ योजनाएं लेकर आएगी, जिसका सीधा असर विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। और वहीं हरियाणा में लोकसभा चुनाव के नतीजों से गदगद कांग्रेस ने प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ 15 सवालों की चार्जशीट जारी की है और चार्जशीट और कांग्रेस की घोषणाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए पार्टी ने हरियाणा मांगे हिसाब कैंपेन को लॉन्च किया। और आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और आपने 10 में से 1 सीट पर चुनाव लड़ा था। हालांकि पार्टी वो सीट जीत नहीं सकी और अब विधानसभा चुनाव में आप और कांग्रेस आमने सामने होंगी। बनाई थी तभी घोषणा कर दी थी। कौन रोकने वाला था इनको? किसी ने कलम थोड़ी पकड़ी थी या किसी ने हाथ पकड़ा था इनका। आज जो घोषणाएं कर रहे हैं, कल अमित शाह जी ने की, वो घोषणा तो पहले ही हो चुकी है। उसका बाद रिपीट करके क्या नई चीज बता दी। हम तो पहले दिन से इसके पक्षधर नहीं थे, तो केंद्र की सरकार ने अपने लेवल पे लागू कर दिया। मुझे ये बताओ, मुझे तो ये अपना अधिकार है कि मेरे हस्ताक्षर से टिकट मिलेगी। भूपेंद्र हुड्डा को तो मांग के लानी है ना, और कौन देगा? कांग्रेस हाईकमान। कांग्रेस हाईकमान में मैंने जिन 4 लोगों के नाम लिए वो देंगे, उनके आगे हाथ जोड़ेगा तब मिलेगी ना। तो मैंने गलत कहा है कोई? बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने दमखम के साथ अपनी तैयारी शुरू कर दी है और सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा भर रही हैं। और ऐसे में लगातार हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार सौगातों का पिटारा खोल रहे हैं। कई घोषणाएं की जा रही हैं और ऐसे में विपक्ष लगातार हमलावर है सत्ता पक्ष पर। लगातार विपक्ष की ओर से हमले किए जा रहे हैं और उसे भी कहा गया कि सीएम सैनी की ये जो घोषणाएं हैं, ये चुनावी घोषणाएं हैं। हरियाणा में भले ही विधानसभा चुनाव का ऐलान ना हो, लेकिन प्रदेश के सियासी दलों ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोरों शोरों से चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही हैं। और ऐसे में कांग्रेस ने एक कैंपेन भी शुरू किया है जिसमें हरियाणा मांगे हिसाब। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम नायब सिंह सैनी लगातार घोषणाएं कर रहे हैं और अभी कल ही उन्होंने अग्निवीरों को लेकर बड़ी घोषणा की है। 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है और तमाम घोषणाएं की है। और ऐसे में विपक्ष लगातार
सत्ता पक्ष पर हमलावर है। ऐसे में विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मुख्यमंत्री ये जो घोषणाएं कर रहे हैं ये एक चुनावी घोषणाएं हैं। और इसी पर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। मेहमानों का परिचय करा देती हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रामराजी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और कांग्रेस प्रवक्ता कमल हांडा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनेलो प्रवक्ता अनु सूरज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए पहले तो स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा हांडा जी से रहेगा। हांडा जी, आप अग्निवीरों को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर थे और लगातार आरोप लगाते आ रहे हैं और ऐसे में कल ही सीएम सैनी ने घोषणाएं कर दी है अग्निवीरों को लेकर, तो क्या अब ये आरोप बंद होंगे? सोनिया जी, आपको नमस्कार, प्रवक्ताओं को नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। हम जो बचा बचा के रखते रहे थे खुद को, हम जो बचा बचा के रखते रहे थे खुद को, कंगाल होके आखिर अपनी बचत से निकले। हमने बड़े बूढ़ों से ये सुनते आए हैं कि एक हाथ में खुजली हो, फीमेल के औरतों के बाएं हाथ में खुजली हो तो पैसा आता है, दायां हो तो खर्च होता है। यहाँ पर तो ना आना तो है ही नहीं है, मतलब जो बचत थी वो भी निकल गई। ठीक है, और एंड मनी बिगेट्स मनी। नियत हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी चिराग निकलता है। तो मैडम ये जो इनकी घोषणाएं हैं या जो भी ये बातें कर रहे हैं, और क्या आपने बताया कि पिटारा खोल दिया इन्होंने घोषणाओं का, तो ये पिटारा नहीं, बाबा जी का ठुल्लू दे रहे हैं या जनता को, मैं आपको बता रही हूँ, बेवकूफ बना रहे हैं जनता को। और आपको बताना चाहती हूँ, बजट पर मोदी जी मीटिंग लेंगे। 2 से 5 लाख करोड़ का कर्जा कैसे हो गया, जो 1947 से लेकर 2014 तक सिर्फ 55 लाख करोड़ था, जिसमें हजारों काम हुए, हमारे राष्ट्र का निर्माण हुआ भारत का, जहाँ पर लोगों को खाना नहीं मिलता था, कपड़े नहीं पहनने को मिलते थे। इतनी गरीबी की हद से गुजरा क्योंकि अंग्रेज लोग बहुत लूट कर ले गए थे। उस टाइम पर नेहरू जी जैसे हीरो ने देश का निर्माण किया। IIT, IIM, हीरा कुंड और भाखड़ा नंगल जैसे डैम और PGI, एम्स वगैरह जैसे उनकी साइंटिस्ट सोर्स थी। उनके लिए रामधारी सिंह दिनकर ने, कभी आप पढ़िएगा उनकी किताब अगर मिले तो, उनको लोकदेव कहा है उन्होंने, रामधारी सिंह दिनकर जी ने, क्योंकि कोई मन में मैल नहीं, कोई खोट नहीं, उदार लोग होते थे। ये छल कपट तो अभी आया पिछले 10 सालों में। 205 लाख करोड़ हो गया। मैं ये कुछ बातें पूछना चाहूंगी, उनसे आप मुझे जवाब दिलाइएगा भाजपा के प्रवक्ता से। ये जवाब नहीं देते हैं, ही व्हाट अबाउट करते हैं, इधर उधर की बातों में फंसाएंगे, जवाब नहीं देंगे। रुक जाइए, नोट कर लो, जवाब देना, नोट कर लो। पेन मंगवाया था ना अभी आपने, नोट कर लेना, ठीक है। कोई विकास का बजट नहीं है। 205 लाख करोड़ का जो कर्जा हो गया वो किस्त अदायगी में भी जाता है, क्योंकि जब आपने लोन लिया तो उसकी किस्त भी तो देनी पड़ेगी ना। हर साल कर्ज बढ़ रहा है। 55 लाख से 205 लाख करोड़ हो गया, कोई विकास नहीं। टैक्सेस का बोझ जनता पर इतना डाल दिया इन्होंने। अब मैं बता दूं, GST जो गब्बर सिंह टैक्स लगाया इन्होंने, 12% से लेकर कहीं पर 18, कहीं 28, कहीं 40 GST, 70% सिगरेट और आपकी शराब पर, 100 से 120% पेट्रोल और मतलब एक्साइज ड्यूटी लगाई इन्होंने पेट्रोल और डीजल पर। पेट्रोल और डीजल पर भी समानांतर लाकर खड़ा कर दिया। हमारे कांग्रेस की सरकार के वक्त में 25-30 रुपए का फर्क होता था पेट्रोल और डीजल के प्राइस में। जनता महंगाई से जूझ रही है और इनको जुमलेबाजी की सूझ रही है। ठीक है, बीजेपी के इनसे इन्होंने अपने 5 स्टार ऑफिस तो बना लिए, और प्रधानमंत्री ने आज तक जो हमारे देश के किसी प्रधानमंत्री ने जहाज नहीं खरीदा, एरोप्लेन खरीदा 8,500 करोड़ का प्रधानमंत्री ने, और 6 गाड़ियां, 15 करोड़ की एक गाड़ी जो हर तरफ से सेफ है, कुछ भी हो जाए, मतलब उसमें कोई भी बैठा होगा उसको जरा सी उसको आंच भी नहीं आ सकती, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। ठीक है जी। और इनके जो विकास है वो तो चिंगाड़ का चिल्ला कर बता रहा है कि जो इन्होंने काम किए हैं, कर्जा इतना चढ़ाकर, उसमें पुल टपक रहे हैं, जैसे आम टपक रहे हैं, आमों का मौसम है ना, वैसे पुल टपक रहे हैं इनके, और एयरपोर्ट की दीवारें टपक रही है जो इन्होंने रिपेयर कराई भी महीना, मतलब पिछले साल की बात है। सड़कें धंस रही हैं, टूट रही हैं, और जो सबसे बड़ा इनका प्रोजेक्ट था राम मंदिर का, वहां की भी छत टपक रही है और वहां की सड़कें भी धंस गई हैं। अटल सेतु भी मतलब जिनका हम बड़ा सम्मान करते हैं अटल जी का, और इंटेलिजेंट लोग, इंटेलिजेंट से पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे वो, कवि भी थे बहुत अच्छे। ठीक है, तो उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, गलत काम उन्होंने, जैसे हम कहें तो इनका उसी में पैसा चला जा रहा है। एयरपोर्ट, सड़कें, मैंने कहा अटल सेतु जो बनाया था, कम से कम उसको तो अच्छा क्वालिटी वाला बना देते। और मैडम एक चीज और बताना चाहूंगी सोनिया जी कि जिस चीज का ये प्राइस, आज मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है इन्होंने, तो आज मान लीजिए 150 करोड़ है,
वो प्रोजेक्ट लटक जाता है, वो जाके फिर पहुंच जाता है 1000-2000 करोड़ तक। आप सोचिए 150 में और 2000 करोड़ में कितना फर्क है। दूसरा, बजट इनका नीरस है, ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, क्योंकि बजट में इनके पास कुछ बताने को है नहीं। नीरस बजट होगा इनका। किसान की महंगाई इतनी इन्होंने कर दी, कुछ कहने की हद नहीं है। लोग आपकी जीडीपी कैसे बढ़ेगी? मैंने कहा ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। भाई ना तो महंगाई घटेगी, ना ही लोगों की परचेजिंग जिसे कहते हैं पावर बढ़ेगी, वो नहीं होने वाला। हर चीज फर्जी बताते हैं। ये 15 लाख करोड़, इनकी तो सब कहानियां ही कहानियां हैं, ठीक है। और तनख्वाह इन्होंने कैसे कैसे क्या बंद किया, बीएसएनएल बंद कर दिया, अग्निवीर ले आए ताकि तनख्वाह न देनी पड़े। जो सरकारी कर्मचारी उनको सैलरीज भी तो देनी है ना, तो बीएसएनएल इन्होंने बंद कर दिया, जिसने 80,000 टावर खड़े किए थे और लाखों किलोमीटर की उसने केबल्स बिछाई थी, वो इन्होंने उठा के दे दिया अंबानी को, ठीक है जी। एयरपोर्ट पर भी आप हर जगह नौकरियां खत्म करें, रेलवे में, प्राइवेट सेक्टर में। आप देखिए पोर्ट बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं ये लोग। और अग्निवीर के लिए अभी मैंने कुछ सुना कोई जुमला कि 10% उनको कहीं आरक्षण मिलेगा। आई डोंट नो, आई फेल टू अंडरस्टैंड कि ये घोषणा इन्होंने पहले क्यों नहीं की, क्योंकि अग्निवीर भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो पूरे देश में फैला, क्योंकि ये न सिर्फ हमारे देश की, सबसे पहले देश की सुरक्षा की बात है इसमें कि हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें। आप सोचिए सिर्फ हरियाणा से 5000 फौजी हर साल जाता था देश की सेवा करने के लिए, वो भी किसान का ही बेटा होता था। जय जवान जय किसान, और अब जय पहलवान भी। एक चीज और बताना चाहूंगी मैं आपको जी, 50 लाख करोड़ के पीएसयू, 22 पीएसयू जो प्रधानमंत्री ने देते हैं, आप तो इनको क्या कीमत होगी? जिन्होंने बनाया होगा उन्हीं को दुख होगा ना कि कोई चीज टूटे या खराब होए। जिन्होंने कुछ बनाया ही नहीं उनको दुख क्या होगा? 50 लाख करोड़ के पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर थे, चाहे वो रेलवे ले लीजिए, एयरपोर्ट ले लीजिए, पोर्ट ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप, ठीक है। 50 लाख करोड़ की संपत्ति इन्होंने महज प्रधानमंत्री ने, इनके आका ने 16,000 करोड़ में बेची है। नोट कर लें इस चीज को। दूसरी बात, खाली घोषणाएं हैं ये तो। चुनाव से पहले के जो है, ये मैंने कहा ना, ये पिटारा नहीं खोल रहे हैं नायब सैनी जी, नायब सिंह जी, तो सैनी हटा दिया उन्होंने अपने नाम के आगे से। बाबा जी का ठुल्लू और कुछ नहीं, कोई बजट में कुछ नहीं होने वाला, ये आप इससे पहले लिखवा लीजिए। बैठक कर रहे हैं, कर ले, वही फॉर्मेलिटी है, वही औपचारिकता है जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि हाँ भाई बजट के लिए बैठना है, करना है। बस ही डजंट हैव द नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स एट ऑल कि डिमांड और सप्लाई का रूल क्या होता है। हमने पढ़ी हुई है ना इकोनॉमिक्स, इसलिए हमें पता है डिमांड और सप्लाई का रूल क्या होता है। क्यों जीडीपी इतनी कम हो गई? आप बताइए, परचेजिंग पावर क्यों कम हो गई? ठीक है फिर लौटूंगी आपके पास अभी और प्रवक्ताओं की भी राय ले लेती हूँ, ठीक है। राम राजेश शर्मा जी से मेरा सवाल रहेगा। शर्मा जी, चुनाव है, घोषणाएं तो होंगी, लेकिन मेरा आपसे सीधा सवाल है कि आगामी 23 जुलाई को बजट पेश होने वाला है, तो क्या केंद्र के बजट का झुकाव हरियाणा की तरफ होगा? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि आपको मालूम है, हमारे देवतुल्य प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। चाहे रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो गए हों, चाहे आर्थिक दृष्टि से हम बहुत मजबूत हो गए हों, चाहे विदेश में हमारा झंडा बुलंद हुआ हो, हमारी साख बढ़ी है विदेश में, और इस तरह से मैं समझता हूं हर दृष्टि से हम मजबूत हुए हैं। और जैसे जिस तरह से हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटेगी, एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण होगा। माननीय हमारे जो चाणक्य की भूमिका में है आदरणीय गृह मंत्री, जो बहुत ही नहीं, प्लीज वो नहीं बोले थे तो आप भी मत बोलिए, ठीक है। बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, उनकी अहम भूमिका रही है जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाने में। ऐसे हरियाणा में अभी हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं जी। हरियाणा में जैसे मैंने बताया आपको, भाई 5 लाख तक का इलाज हमने फ्री कर दिया है। किसान की उपज का सबसे ज्यादा भाव हम दे रहे हैं, और 14 फसलों पे एमएसपी हम दे रहे हैं, और सबसे ज्यादा रोजगार आज तक की सरकारों ने नहीं दिया, हम युवाओं को दे रहे हैं। जैसे पहले क्या होता था, हर डिपार्टमेंट में मुख्यमंत्री अपने ठेकेदार नियुक्त कर देता था, और वो 2-4 महीने रखता पैसे लेके, फिर उसको 2-4-6 महीने बाद फिर धक्के देकर निकाल देता, ना उसका पीएफ ईएसआई जमा कराता, ना उसके पैसे देता, उसका सैलरी देता। अब कौशल रोजगार निगम के अंडर में सारे बच्चों का उसका टाइम पे
पीएफ ईएसआई जमा हो जाता है, टाइम पे उसके क्या नाम है खाते में पैसे चले जाते हैं। ये भी मैं समझता हूँ बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी का प्रोफाइल है, पहले क्या होता था, मुख्यमंत्री जी से उस टाइम में लोग मिलने से तरसते थे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा 24 घंटे दरवाजे खोल रखे हैं कि भाइयों 24 घंटे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये मुख्यमंत्री की कुर्सी भी आपकी है, मैं भी आपका हूं, ये सीएम रेजिडेंस भी आपका है, जब मर्जी आप मेरे से मिल सकते हो, यू आर वेलकम एनी टाइम। और जिस तरह से वो लोगों के बीच में रहते हैं, उनका शिकायतों का निवारण करते हैं, उनकी प्रसिद्धि जन जन तक फैल गई है। और कांग्रेस की जो ठगी ठोरी वाली लोगों को बहकाने वाली नीति थी, उन्होंने बहकाया, उनको झूठ बोला कि आरक्षण खत्म किया जा रहा है, भाई क्या नाम है संविधान बदला जा रहा है, बहनों के खाते में 1 लाख रुपए सालाना आ रहे हैं, 8,500 रुपए महीना आ रहे हैं, खटाखट फटाफट बहनें पीछे पीछे दौड़ रही हैं, तो खटाखट फटाफट वाले आगे आगे भाग रहे हैं। तो इनकी काट की अंडी एक बार चढ़ गई, आगे चढ़ने वाली नहीं है। जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, जनता पछता रही है। आने वाली सरकार हमारी है, तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी, नायब सैनी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। और हमारे जो अभी हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं आदरणीय मोहनलाल बड़ौली जी, वो बड़े संगठन कौशल हैं, बहुत ही मिलनसार हैं। और ये उनकी और प्रदेश अध्यक्ष जी की और मुख्यमंत्री जी की, नायब जी की और माननीय मनोहर लाल बड़ौली जी की जो जोड़ी है, ये राम लक्ष्मण की जोड़ी है। दोनों बहुत ही मिलनसार हैं और इनका प्रोफाइल लोगों को जन जन तक भा रहा है और ये जनता के बीच में रहते हैं। निश्चित रूप से इसका फायदा होगा और हमारी सरकार बनेगी और तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी, नायब सैनी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। जिस तरह से हमारी सरकार किसानों के, मजदूरों के बच्चों को नौकरी दे रही है, पहले क्या होता था मैं बताऊं आपको। पहले भर्तियां मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र के बच्चों को नौकरी लगाता था, जातिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद। आज मेरिट के आधार पर जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली तो कपड़ा चल जाता, आज क्लास 1 अफसर लग रहा है, क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये अपना गौरव की बात है। आपकी सरकार ने क्या किया? आपकी सरकार ने क्या किया? आपके कलोई के बच्चे पढ़ते हैं क्या? अरे 89 हल्कों के बच्चे नहीं पढ़ते क्या? 89 हल्कों में मेरिट नहीं है क्या? सारे बच्चे कलोई के पढ़ते, 89 हल्कों के बच्चे नहीं पढ़ते। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। किसानों को ठगा आपने, किसानों को ठगा आपने, किसानों को सस्ते भाव में किसान की जमीन हड़प ली, महंगे भाव में बिल्डरों को बेच दी। आप अग्निवीर के बारे में बोलते हो, अग्निवीर तो बहुत पहले लाना चाहिए था, स्कीम तो कांग्रेस ने लाना चाहिए था। इसका सबसे बड़ा फायदा बताऊं, आप सोचिए, आप शिक्षाविद बन रहे हो, आपको पता नहीं अग्निवीर से क्या होगा? भारत की आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी, उग्रवाद पे कंट्रोल आएगा। जम्मू कश्मीर में ये उग्रवाद का हमने ये दिन देखने को नहीं मिलता। अगर आप पहले ले आते तो बेसिकली ट्रेंड पीपल, वो ट्रेंड होते हैं। जब तक नौकरी लगने का टाइम होता है वो वापिस आ जाते हैं। इतना पैसा सरकार देती है उनको, वो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। 10% फोर्सेज में उनको आरक्षण भी दिया गया है। जैसे हरियाणा पुलिस है भाई, ये है फायर ब्रिगेड है और अदर फोर्सेज हैं, जो लोकल फोर्सेज अर्ध सैनिक बल है, उनमें उनको आरक्षण मिला हुआ है। और आर्म लाइसेंस बनाने में उनको 10% का ना उनको वरीयता दी जाएगी, क्योंकि वो ट्रेंड है, दे आर ट्रेंड पीपल। उद्योगपतियों ने भी मांग करी है, अग्निवीर हमारे को दो, हम क्या है कम से कम 30,000 रुपए सैलरी देंगे। ठीक है शर्मा जी, लौटूंगे आपको शर्म आनी चाहिए। अभी आपके पास अभी अनु जी से सवाल लेना है। अनु जी, इस बार आप गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं बीएसपी के साथ, तो क्या एक सीट से आगे बढ़ेंगे? सोनिया जी, सबसे पहले तो आपको, मेरे प्रवक्ताओं को और सभी दर्शकों को नमस्कार जी। आपने कहा कि आईएनएलडी और बसपा मिलकर लड़ रही है और मेरे बीजेपी के प्रवक्ता भाई ने कहा कि हमारे प्रदेशाध्यक्ष की और मुख्यमंत्री की जोड़ी राम लक्ष्मण की जोड़ी है। तो मैं यहाँ बताऊंगी कि इस बार राम लक्ष्मण की जोड़ी तो बनेगी इनेलो और बसपा की।
और राम लक्ष्मण की जोड़ी की तरह प्रदर्शन हरियाणा के अंदर करेंगे। इन्होंने कहा कि इलाज हम फ्री में कर रहे हैं 5 लाख तक का, लेकिन दूसरी तरफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे विरोध जता रही है कि जो हॉस्पिटल्स है उनको पैसे ही नहीं दे रही सरकार। मान मुलव्वर सरकार को करना पड़ रहा है कि पैसे दे देंगे, कोई नहीं आप इलाज तो कर दीजिए। ये हालात है फ्री इलाज के। उसके बाद इन्होंने कहा कि 24 घंटे सैनी साहब के दरवाजे खुले हैं। देखिए, आप 8 घंटे भी खोल लेंगे तो बहुत है, दरवाजे तो खुले हैं, लेकिन उन खुले दरवाजों के अंदर कोई काम भी होता है क्या? अगर जिस तरीके से मोदी जी ने पिछले 10 साल में 24 घंटे काम किया है, उसी तरह से मुख्यमंत्री के दरवाजे खुले हैं तो बैठ दिया करो दरवाजे। जब कोई काम अगर आप करते हो तो दरवाजे खोलने का फायदा है। रात को सो जाया करो, थोड़ा बहुत रेस्ट भी कर लिया करो। मैं तो कहूंगी कि ये जो भाजपा सरकार है ये यू टर्न सरकार है। इन्होंने मुख्यमंत्री चेहरे के लिए यू टर्न लिया, प्रदेश अध्यक्ष के लिए यू टर्न लिया, और अब जो यू टर्न मुख्यमंत्री आए हैं वो पिछले मुख्यमंत्री की जितनी भी घोषणाएं थी उन पे यू टर्न लेने का काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमने किसान मजदूर के बच्चों को नौकरी दे रहे हैं हम। नौकरी, पहली बात तो कहूं कि हरियाणा में नौकरी नाम की कोई चीज ही नहीं है। कौशल रोजगार के नाम पे एक टेम्परेरी नौकरी भी नहीं कहा जा सकता उसको। एक मतलब सिर्फ न्यूनतम मजदूरी 1 महीने की कैलकुलेट कर लीजिए, वो तनख्वाह ये बच्चों को दे रहे हैं। परमानेंट नौकरियां तो इन्होंने खत्म ही कर दी। यहाँ पे मैं विशेष तौर पे ये कहना चाहूंगी कि नौकरी देने वाला किसे बना रहे हो, बिजनेस किसको दे रहे हो, वो बात कब होगी? क्या किसान मजदूर के बच्चे सिर्फ एक सस्ती सी एक कम तनख्वाह की मिनिमम वेज की नौकरी करने लायक ही छोड़े हैं भाजपा ने? नौकरी देने वाला बनाना था आपने किसान मजदूर के बच्चों को। और बिजनेस क्यों नहीं दे रहे आप किसान मजदूर, पिछड़ा, दलित, जो बैकवर्ड समाज है उसको? बिजनेस सारा कहाँ जा रहा है देश का और राज्य का, वो हर कोई जानता है। उसके बाद इन्होंने कहा कि हमने किसान और मजदूर के बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगी कि किसान और मजदूर के बच्चे सबसे ज्यादा देश छोड़ रहे हैं। कोई बिजनेसमैन का तो कोई देश होता ही नहीं, उनके लिए तो हर एक देश एक सा है। उन्हें तो अपने बिजनेस से मतलब है, बिजनेस के लिए वो, मैंने देखा है, देश छोड़ के ही भाग जाते हैं, देश का नुकसान करके। तो जो असली देशभक्त हैं, जो देश के लिए काम करते हैं, किसान मजदूर, हमारे फौजी भाई, उनके लिए तो कुछ भी नहीं किया है। एक नौकरी थी फौज की जिसका सर्वोच्च सम्मान जनता करती थी और आगे भी करती रहेगी। उस नौकरी को और उस सेवा का भी अपमान करने का काम भाजपा ने किया है। पहले अग्निवीर योजना लेके आए और अब झुनझुना दे रहे हैं कि जो अग्निवीर रिटायर होंगे उनमें से 10% को हम आरक्षण देंगे। क्या अगर आपके अंदर इतनी ही कैपेबिलिटी है रोजगार देने की, तो आप उनको अग्निवीर ही क्यों बना रहे हो? आप शुरू से ही उनको परमानेंट नौकरी दो। फौज के साथ ये जो मजाक पहले किया और अब उस मजाक के ऊपर फिर मजाक किया जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही शर्मनाक है। इनेलो और बसपा के नाम से मैं ये जरूर कहूंगी कि भाजपा और कांग्रेस को दोनों को ही थोड़ा सा बेचैनी होती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देख के थोड़ा मुस्कुराते हैं कि ये तीसरी ताकत कहाँ से आएगी? बिल्कुल आएगी। आपका रिएक्शन मैं देखती हूँ, महसूस करती हूँ कि आप ये दिखाने की कोशिश करते हैं नेशनल पार्टी कि हम नेशनल पार्टी हैं और हम सुपीरियर हैं। एक जो क्षेत्रीय दल है, चाहे वो इनेलो है, बसपा को तो मैं क्षेत्रीय दल भी नहीं कहूंगी, और इनको इंटीरियर दिखाने का हमेशा इनका बॉडी लैंग्वेज रहता है, जो कि बहुत ही मेरे को निजी तौर पे तकलीफ दे लगता है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने दलित, पिछड़े, किसान, कमेरे की राजनीति हमेशा की है, उनके हितों में काम किए हैं। उसके बाद मैं आखिरी बात ये पूछना चाहूंगी मेरी कांग्रेस की बहन, प्रवक्ता बहन से, कि आपने जो बातें कही भाजपा को लेके वो बिल्कुल ठीक कही, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपके आरोप से मैं सहमत हूँ, सभी आरोपों से। लेकिन ये बाबा जी का ठुल्लू आपने कई बार कहा, क्या होता है ये? क्या आप बताएंगे? आप एक चैनल पे बैठी हैं, आप जो भाषा प्रयोग कर रही हैं, होता क्या है? मैं ये आपसे जानना चाहूंगी, कृपया मेरे को बताएं। यानी कि ठेंगा
अगर नहीं आपने देखा हो, कपिल शर्मा का शो नहीं देखा हो तो देखा कीजिए। बाबा जी का ठुल्लू मतलब ठेंगा। और दूसरी बात, मैं उसको देख के मुस्कुराऊंगी, रामराज जी को जो हमेशा रोते ही रहते हैं, हमारे पर इल्जाम लगाते रहते हैं। तीसरी ताकत आएगी, जब आएगी तब आएगी। तो आप हवा में उड़ लीजिए, कोई बात नहीं। खुश रहना और क्या कहते हैं, अपने आप को आगे बढ़कर बढ़ा चढ़ा कर बताना, वो हर किसी का लोकतांत्रिक हक है। ठीक है, आपका भी है, मेरा भी है, रामराज जी का भी है। ठीक है। अच्छा, मैं कुछ बातों का जवाब देना चाहूंगी मैडम। इनको तो दे दिया मैंने, इनको ज्यादा तरजीह देना मैं जरूरी भी नहीं समझती इनेलो की प्रवक्ता को। विदेश में कहते हैं झंडा। ठहरो भाई, अरे भाई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। 1 मिनट चुप रहिए, जरा बात सुन लीजिए। आपने कहा ना डिबेट कर लो, तो डिबेट ही कर रही हूँ। सवालों का जवाब आप लिखिया करिए, आप कभी जवाब नहीं देते। वही रटे डायलॉग होते हैं आपके हमेशा। मेरे का भाई फलाना ढिमका, हम मजदूर का बेटा, 3 पीढ़ियां खाली जा रही थी, रटे डायलॉग होते। बजट पर एक शब्द नहीं बोला आपने, एक अक्षर नहीं बोला। क्यों नहीं बोलेंगे? सरकार को इन्होंने कहा, ठीक है, आपको क्या तकलीफ हो रही है? प्रधानमंत्री है, ये सुनने में आपको क्या दिक्कत हो रही है? उन्होंने हमारा मान बढ़ाया है, विदेश में हमारा डंका बजा है, रशिया का सबसे बड़ा सम्मान मिला है हमको। शक्ति पत्र बिल्कुल आपको क्या तकलीफ हो रही है उनसे? अनु सूरज जी, ठीक है शर्मा जी, आपके पास शर्मा जी आपसे सवाल लूंगी। ठीक है, चुप कराइए आप, जवाब पूरा होने दीजिए। ठीक है, हैंड अप अपनी बात पूरी कीजिएगा। ये मेरे को भाषा की बात, ये मेरे को न सिखाएं। पिछली बार म्यूट कर दिया था आपने और इन्होंने मेरे को बदतमीज कहा था ऑन चैनल, उसका जवाब भी लिया था इन्होंने मुझसे। तो ये मुझे मैनर्स सिखाने की कोशिश तो ना करें, रुक जाइए अब जरा। ठीक है, खट्टर जी से क्या नहीं मिलते थे क्या? आप नायब सैनी जी सबसे मिलते हैं। आप तो चक्कर घिन्नी है क्या? आपके वो नायब सैनी जी 5-7 हजार लोगों से मिलते हैं, आप सरपंचों से मिलते हैं। जो 8.5 हजार मांग रहे वो भी आपको सारे नजर आते। सबकी फोटो लेके आओ ना। कितनी बार कहा रशिया की लेके आओ फोटो। रूस यूक्रेन का युद्ध, यूक्रेन और उसका युद्ध रुकवा दिया था आपने। हाथरस वहां पर मणिपुर का तो रुकवा नहीं सके, उसके बारे में क्या कहेंगे? और अग्निवीर की योजना की तकलीफ मैं बताती हूँ, आपको समझ नहीं आएगी। आप क्या तंदूर हत्याकांड याद है क्या? तंदूर कांड याद है क्या आपको? अरे भाई, आपके कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष था वो, याद करो तंदूर कांड को। सोनिया जी याद करो, वो राजस्थान में वो बिटिया बकरी चराने गई थी, क्या कसूर किया था? बकरी चराने गई थी, क्या कसूर था उसका? याद कीजिए आप। पहलवान बेटियों की क्या गलती थी? मैंने ये सवाल मैंने आपसे भी पूछा, जो आप रोते रहते हैं कि अगर आपकी बेटी होती पहलवान और पिटती तो आपका रिएक्शन क्या होता? आपने कभी जवाब नहीं दिया इस बात का। दलितों का क्या कसूर था? हांडा जी नीचे टिप्पणी, ठीक है हांडा जी मुद्दे से बात करिए। ठीक है, हरियाणा वाले का क्या कसूर था? पूरा ठीक है शर्मा जी, बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद आपके पास ही आ रही हूँ। ठीक है, हांडा जी आप बात पता नहीं कैसे 2 मिनट शुरू में चुप रह गए, वैसे चुप रहने वाले हैं नहीं। बीच बीच में इनकी टोका टाकी की, इनको मैंने बताया ना, इनको बीमारी है। आप झूठ बोलोगे। तो विदेश में डंका नहीं, झंडा क्या कहते हैं, बैंड बजा कर आए हैं, अपने देश की बेइज्जती करके आए हैं। और ऑस्ट्रिया में भी जहां पर देखा नेहरू जी का बड़ा सा पुतला, तो देखकर घबरा गए कि नेहरू जी यहाँ पर भी, ऑस्ट्रिया में भी घबरा गए आपके यहाँ का। ठीक है, हांडा जी विधानसभा चुनाव को लेकर बात हो रही है। इस डिबेट में विधानसभा चुनाव को लेकर बात हो रही है। हांडा जी डिबेट हुई है, आपने कौन से सरपंचों से बात करी? मेरी तो बाकायदा उनके हेड से बात हुई, सरपंचों की जो नेत्री हैं संतोष बेनीवाल, और उनके प्रवक्ता सरपंचों के जो हैं राशिद हथौड़ा जी, उनके साथ डिबेट हुई मेरी, और उन्होंने बताया कि 1 रुपया नहीं आया। आप झूठ पर झूठ बोलते चले जाएंगे। और दूसरी बात, आपने कहा 25% जैसे प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था अग्निवीर पर कि 1000 अगर लेंगे तो उसमें से 250 हम रखेंगे, यानी कि 25% रखेंगे, बाकियों को वापस भेज देंगे। अब आप कह रहे हैं 10% को हम आरक्षण देंगे, बाकी 65% कहाँ जाएंगे? उनका हिसाब कौन देगा? अग्निवीर बात करते हैं देश की, आपने आंतरिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं, सरहदों पर हमारे चाइना घुसा आ रहा है उधर। बहुत बढ़िया योजना, बहुत बढ़िया। इंटरनेट से भारत मजबूत होगा, अन्य देशों में बहुत पहले से लागू है, बहुत पहले से लागू है। एक्सप्लेन करो ना। अगर आप लागू कर देते कश्मीर में, हमारे को ये दिन देखने नहीं पड़ते। उग्रवाद कभी का खत्म हो गया होता। शहीद हो रहे हैं रोज अपने आप विरोध करते हो। आप बताइए, मैं इसमें गलती काट गया ना? आपकी एक का जवाब दूंगा मैं इसीलिए बैठा हूँ आपका जवाब देने के लिए। ठीक है, एक एक करके सर, बात समझ ही नहीं आ रही है। एक एक करके उस दिन भी अमरनाथ के श्रद्धालुओं पर गोलियां चली हैं। क्या बात करते हैं? अज्ञानता इतनी है आप में कि आपको कुछ पता ही नहीं है कितने हमले हो गए हमारे। क्या गलती है बताइए आप। और जितना जितनी संख्या पहले थी उतनी संख्या है, उससे ज्यादा संख्या बढ़ गई। हमारे बच्चे ट्रेंड हो रहे हैं, हमारे बच्चे वेल ट्रेंड हो गए। हमारे लिए क्या दिक्कत है? 10% उनको आरक्षण मिल रहा है, उनको वहाँ पे वेतन मिल रहा है।
और इनको वापसी में पैसा मिल रहा है, आगे वो अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं, नौकरी लग सकते हैं। ठीक है। और उनका क्या नाम है, आर्म लाइसेंस में प्राथमिकता दी जाएगी। शर्मा जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं? कह दिया हम उनको प्राथमिकता देंगे। नहीं करेंगे आप, जब ये बोलेगा तो मैं ठीक भी है बोलूंगा। शर्मा जी, इंटरप्टेड। शर्मा जी जवाब तो सुन लीजिए, तभी तो आप जवाब दे पाएंगे। सवाल तो सुन लीजिए, क्या क्या सवाल है। आप बीच में इंटरप्ट कर दे रहे हैं, तो आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा, ना मुझे समझ आ रहा है, ना दर्शकों को समझ आ रहा है। 15 के साथ 20 भी लगा हुआ है, मैं वीडियो भी कहेंगे तो सुनवा दूंगी मैं। ऐसे ही आ जाएंगे गरीबों के खाते में। दुनिया आप हमारे कितने गरीब हैं जिनको 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है, तो सबके खाते में आने चाहिए थे ना। आपके खाते में आए होंगे तो आपको पता, बाकी तो किसी के खाते में नहीं आए। वो भी आपके फिर जो संगठन आप कहते हैं बड़े जिसे क्या कहते हैं बड़े सक्षम हैं संगठन के लिए, वो उन्होंने तो कह दिया था 15 लाख एक चुनावी जुमला था, याद है ये? मैं वो भी दिखा दूं मैं आपको। चुनावी जुमला उन्होंने कहा। उन्होंने ठीक है, सर्वर डाउन हो जाता है पोर्टल के इनकी सरकार में जब जरूरतमंदी होती, जैसे मेरी फसल मेरा ब्यौरा, जब जरूरत होती थी इनके अपने लोगों के लिए खुलता था वो सर्वर। ठीक है जी, 5 स्टार होटल में, और ये हमें कहते हैं शर्म आनी चाहिए। शर्म आपको आनी चाहिए। आपको तो मैं क्या बोलूं, चुल्लू भर पानी भी ज्यादा है आपके लिए रामराज जी। आप किसानों की भाषा की मर्यादा बनाए रखिए। भाषा की मर्यादा नहीं। शर्म आपको आनी चाहिए। सारी किसानों की जमीन अड़प के महंगे दाम में उसको बिल्डर को बेच के। ठीक है, अडानी को दे दी 100 एकड़ सोनीपत में, 100 एकड़ पानीपत में दे दी, 1000 एकड़ कहीं दे दी। 200 रुपए के चेक आते थे आपके टाइम में, उसका प्राकृतिक आपदा में किसान डूबे नहीं है। 50 लाख के जो हमारे PSU थे उसको 16,000 करोड़ में मोदी जी ने क्यों बेचा? वो हमारे टैक्सेस से बनी थी। किसी के पापा या किसी के मामू जान नहीं लेकर आए थे वो हमारे रॉबर्ट वाड्रा तो इतना बड़ा एम्पायर कैसे हो गया? आप बताइए ना रॉबर्ट वाड्रा, बोलिए रॉबर्ट वाड्रा के बारे में। इतना बड़ा एम्पायर कैसे हो गया वो? जहाँ जहाँ आपकी सरकार थी वहाँ इतना बड़ा बिल्डर कैसे हो गया? बताइए आप। राजस्थान में आपकी सरकार थी, हरियाणा में आपकी सरकार थी, हिमाचल में आपकी सरकार थी, पंजाब में आपकी सरकार थी, इतना बड़ा एम्पायर कैसे हो गया वो? थी क्या किया फिर? 10 साल से तुम्हारी सरकार थी, सिर्फ खाली झूठ फैलाना आपका काम है। बताइए ना फिर। पार्टी आप बताइए ना, जोड़ो पार्टी। बोलिए रॉबर्ट वाड्रा के बारे में। ठीक है हांडा जी, ठीक है, लौटू आपके पास। और अब तो NDA हो गई है, अब तो बीजेपी कहाँ रहेगी? अब तो नीतीश नायडू डिपेंडेंट हो गई है, और नीतीश का यहाँ पर भी अब जो है ना, जो बैसाखी बना हुआ था उसी में कील ठोकने में लगे हुए हैं अमित शाह और मोदी जी। ये भी सुन लीजिए आप मुझसे। ठीक है हांडा जी, लौटू मैं आपके पास। करते हैं ऐसे ही आपने अपनी। ठीक है हांडा जी, ठीक है, और उससे भी सवाल लेना है। ठीक है ठीक है हांडा जी, मेरी आवाज आ पा रही है आपको? हांडा जी भाजपा के थे। ठीक है, अनु जी कुछ कहना चाह रही है। अनु जी, आपने सुन लिया है, दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर है, तो ऐसे में आप क्या कहेंगी? जी, मैं अभी फिर से कहूंगी कि जो मैडम ने शब्द यूज किए कि चुल्लू भर पानी में, मैं आगे बोलना भी नहीं चाहूंगी। और ये मुझे कह रहे थे कि पिछले डिबेट में अन्नू ने मुझे बदतमीज कहा। बदतमीज जो तमीज से बात ना करता हो, चुल्लू भर पानी में डूबने का मतलब वाटर पाउडरी मत कीजिए, मुद्दे की बात कीजिए, बजट पर बात कीजिए। ठुल्लू देख लीजिए आप पंचकुला में ठुल्लू बोलते हैं ना अंगूठे को, तो आप ठुल्लू देखिए और थोड़ी देर चुप रहिए। मैं बात करना चाहूंगी, यहाँ देख लीजिए। ठीक है हांडा जी, ठीक है हांडा जी, जवाब तो सुन लीजिए। कमल हमारे पीछे नहीं रहने वाली, हमारे यहाँ नहीं रहने वाली किसी बात का जवाब हमारे देने यहाँ में। भाषा नहीं होती, हरियाणा की कोई भाषा नहीं होती है आपके यहाँ भाषा? बदतमीज कहाँ होता है? पता नहीं कहाँ पे बोलते हैं, हमारे यहाँ नहीं बोलते भाषा। उसके बाद मैं आऊंगी इस बात पे कि एक जो डिबेट है वो राज्य के मुद्दों पे है, और बार बार लगातार। हांडा जी प्लीज बीच में नहीं। हांडा जी, आपको समय दिया गया था, उन्होंने नहीं बीच में इंटरप्ट किया था। ठीक है, अब बीच में नहीं। बजट का आपने ये बार बार राष्ट्रीय मुद्दों पे जाके और दिखाना चाहते हैं। हांडा जी, आपसे जब जवाब लिया जाएगा तब अपनी बात पूरी कीजिएगा। किसी मुद्दे पर नहीं बोलती पूरा, कभी वहाँ ले जाएंगे मुद्दे को, कभी वहाँ ले जाएंगे। मेरा काम नहीं है। किसान का बच्चा लग रहा है। ठीक है, झूठ तो आप बोलते हैं। आप ठीक है हांडा जी, ठीक है, आपने जवाब दिया। अब दूसरे का सवाल तो सुन लीजिए। ठीक है, हम तो हरियाणवी में बोलते हैं, अच्छी बात है। हरियाणवी में बोलना कोई बुरी बात है क्या? हमारी लोकल लैंग्वेज है, हमें नौकरियां दी, अच्छी बात है। हरियाणवी में बिना खर्चे बिना तरक्की के हमने किसानों को, मजदूरों को, गरीबों के बच्चों को नौकरियां दी। खाली चली गई थी, टुकड़ा किसने लगा था? आज क्लास वन ऑफ लगता है, हमें किया, हमारी सरकार ने किया, हमारे लिए गौरव की बात है ये। आपने क्या किया था बताइए?
महंगा किया विकास कार्य पूरे प्रदेश में हमारी सरकार में करवाई। आपके टाइम में मुख्यमंत्री जी क्या करते थे? ठीक है हांडा जी, प्लीज बीच में हांडा जी, जहाँ से दूसरा जिला शुरू हुआ वहाँ गड्ढे खुदवा दिए। तो मैं हमने ठीक है अनु जी अपनी बात पूरी कीजिएगा। अनु जी सोनिया बात जी, पूरी डिबेट होती है विधानसभा चुनाव पे, मुद्दे होने चाहिए राज्य के, बार बार राज्य के मुद्दों से ध्यान भटका के और इंटरनेशनल पहुंच जाते हैं कि विदेश में डंका बज रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि हरियाणा में चुनाव है विधानसभा के, और हरियाणा की बात की जाए तो बेहतर है। और हरियाणा की जब बात करते हैं तो मैं यहाँ बात करना चाहूंगी रॉबर्ट वाड्रा की, जिसको पूरे एनसीआर में अरावली के पर्वत बेच बेच के जमीन हुड्डा साहब ने दी। और अभी खुद हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि हुड्डा साहब ने बहुत जमीन घोटाले किए। तो 10 साल से साहब आपकी सरकार है, आप कर क्या रहे हैं? आप थोड़ा सा, जैसे ही हुड्डा साहब थोड़ा सा कुछ बोलते हैं, आप पेपर हिला के दिखा देते हैं, अखबार में छपवा देते हैं कि जांच आगे बढ़ाई जाएगी। बढ़ाते क्यों नहीं? जो कर्म हुड्डा साहब ने किए हैं, हालांकि पूरा हरियाणा जानता है कि किस तरीके से 10-10 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से एनसीआर की महंगी जमीनें किसानों से ली गई। लेकिन कार्रवाई कब होगी? डीएलएफ मामले पे कार्रवाई कब होगी? पूरा हरियाणा इंतजार में था। 2 बार आपकी सरकार बन चुकी है। आप बात यहाँ पे लगातार 10 साल हो गए हमें सुनते हुए कि पर्ची खर्ची भी देख ली हमने। पर्ची का तो देखो बाद में बात करूंगी, खर्ची की बात करें तो पूरे सूटकेस चल रहे हैं। यहाँ तक कि जो एंट्रेंस एग्जाम है उनके पेपर भी 50-50 लाख में बिक रहे हैं। और जो मैडम हमने तो पकड़ के उनको अंदर किया, अंदर है। अरे आपने किसी और को अंदर कर दिया। सरकारों का कल्चर था, झूठ मत बोलो। पकड़ के उसको अंदर किया है। उसका नाम पता है? किसको पकड़ा अंदर करा? किसको पकड़ा नीट के पेपर के लिए? बताओगे? नाम बता दो। हुड्डा साहब को अंदर कर दो ना। आप हुड्डा साहब को, हुड्डा साहब बहुत बड़ी सोनिया जी इनको कहना चाहिए। मैं शर्मा जी से बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हुड्डा साहब को अंदर क्यों नहीं कर रही भाजपा हुड्डा साहब पे कार्रवाई इसलिए नहीं कर रही क्योंकि टिकट गलत बंटवानी है। 30 सीट के आसपास कांग्रेस को रखना है। हुड्डा साहब अगर अंदर हो जाएंगे तो भाजपा को भी खतरा है, मिली भगत है। मनोहर लाल खट्टर के लिए लोकसभा की सीट छोड़ी हुड्डा ने, भिवानी महेंद्रगढ़ सीट छोड़ी हुड्डा साहब ने, विपक्ष को एक नहीं होने दिया हुड्डा साहब ने, मोदी को 3री बार शपथ दिलवाई हुड्डा साहब ने। तो ये मतलब समस्या तो यही है ना कि ये जो फ्रेंडली मैच दोनों पार्टियों का चल रहा है, नेशनल पार्टी, मैं फिर कहूंगी दोनों पार्टियां एक ही कंपनी से इलेक्टोरल बॉन्ड लेती हैं, चंदा चोर हैं। और जब कोई इनकी बखियां उधेड़ता है तो बीच में डिबेट को डिस्टर्ब करते हैं। और हम जैसे लोग जब ये लोग डिबेट को डिस्टर्ब करते हैं और हम जैसे लोग कहते हैं कि आप बदतमीजी मत कीजिए, तब तो इनको भाषा अभद्र लगती है। और खुद क्या बोल रहे हैं एक अपने हम उम्र व्यक्ति को कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए। और दूसरा तो नहीं बोला, बहुत अच्छा बोला। ठीक है हांडा जी, ठीक है सवाल ठीक है, सुन लीजिए उसको भी। ठीक है हांडा जी, सुनने की क्षमता भी रखिए हांडा जी, सुनने की क्षमता रखिए। ठीक है, हाँ बोलिए, बात कीजिएगा। का जवाब देना चाहूंगी मैडम मैं। ठीक है, हेलो, ठीक है जी, बोलिए हांडा जी। बोलूं मैं सोनिया जी? बोलिए जी। इनेलो के प्रवक्ता भी मैं देख रही हूँ कि भाजपा में तो ये है ही है, भाजपा की बी टीम असल में ये है। इन्होंने ही चौधरी देवीलाल ने आरएसएस का बीज बोया, भाजपा के साथ सरकारें इन्होंने बनाई। जब कोई राज्यसभा का सांसद बनाना होता था तो ये कांग्रेस को नहीं। आरएसएस के बारे में बोलते हुए आपको पता है आरएसएस कौन सा संगठन है? आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन है। जब देश के ऊपर आता है आरएसएस के संस्थापकों ने सबसे पहले अपनी जान छुपाई। आरएसएस हमारे को ईमानदारी का पाठ पढ़ाता है, आरएसएस हमारे को आर्ट ऑफ लिविंग सिखाता है, आरएसएस हमारे को देशभक्ति का पाठ पढ़ाता है। अब तो शर्म आनी चाहिए। ABCD आरएसएस के बारे में जानते नहीं, लगे आरएसएस को आपको पता है आरएसएस क्या संगठन है? आरएसएस देशभक्ति का पाठ पढ़ाता है हमारे को, राष्ट्रवाद की भाषा सिखाता है,
राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाता है आरएसएस हमारे को। शर्म आनी चाहिए आपको आरएसएस के बारे में बोलते हुए। ठीक है, एबीसीडी का पता नहीं लेकिन आरएसएस को सोचने पहले पाठ पढ़िए, पहले पढ़िए आरएसएस का कौन सा संगठन है। ठीक है शर्मा जी, शर्मा जी, चुप कराइए। शर्मा जी अभी आप ही के पास आ रहे हैं। शर्मा जी अगला सवाल मेरा आपसे ही रहेगा। शर्मा जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? बोलने की दोगे, हमारी बात जनता तक ना पहुंचे, तुम ये सोचते हो, इसलिए बीच बीच में चुप बोलते हो, इसीलिए ऊंचा ऊंचा बोलते हो। हमारी सही बात क्यों बोला गलत? ठीक है शर्मा जी, गलत क्यों बोला? शर्मा जी आप ही के पास आ रही हूँ। आप मुझे पता है क्या है? आरएसएस विश्व में सबसे बड़ा संगठन है जिसका इतिहास गवाह है। जब जब हमारे देश को ऊपर आपदा आई है आरएसएस के संस्थकों ने सबसे पहले अपनी जान कुर्बान करी है। हमारे को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाता है, हमारे को देशभक्ति का पाठ पढ़ाता है। अंग्रेजों की मुखबरी करते थे आपके लोग, समझे? हाँ अंग्रेजों की। आपने क्या किया? आपने क्या किया? काश्मीर को पीएओ को आपने थाली में परोस कर दे दिया। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने जम्मू कश्मीर में धारा 370 और किस्सा लगाई, आपने लगाई। आप किसी का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, दर्शकों को भी समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज एक एक करके सर, है सोनिया जी, एक एक सोनिया जी करके। जब लिंक आता है तो हम म्यूट होते हैं, ये म्यूट नहीं होता कभी भी। अब मैं इन्हें करेंगे हम आपका। ठीक है शर्मा जी अभी आपके पास आऊंगी, प्लीज बीच में नहीं सर, बात पूरी होने दीजिए, सुन लीजिए। ठीक है इनको समझ नहीं आती। हांडा जी बात पूरी कीजिएगा। ठीक है मुद्दे पर बात मैं कीजिएगा। ये कह रही थी इनेलो की प्रवक्ता भी जो है दनादन झूठ बोल रही थी, जो जमीनों की बात करती है उनके प्रूफ लाकर ये भी जरा दिखा दें। इनके सुप्रीमो तो भ्रष्टाचार के आरोप में, दोनों सुप्रीमो, एक नहीं दो पिता भी और पुत्र भी 10-10 साल की जेल काट कर आए हुए हैं। और मैंने कहा क्योंकि ये भाजपा की बी टीम है इसलिए इन्होंने वोट कटवा पार्टी होने का काम किया, लेकिन 1.5% पर ये रह गए। अब इसीलिए बसपा से गठबंधन करें जो कि भाजपा की बी टीम है। ठीक है, तो ये भाजपा प्रेमी हैं। मैं भाजपा की बी टीम नहीं कहूंगी बल्कि इनेलो को और बसपा को, मैं कहूंगी पी टीम, प्रेमी टीम है ये भाजपा की, इसीलिए उनको हमेशा सपोर्ट करते हैं। अगर हमारे रॉबर्ट वाड्रा जी डीएलएफ की जो बातें आप करते हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? फिर आप खोल दो, आप कागज निकालो। ठीक है रुक कर सुनिए। ठीक है, आप आरटीआई के माध्यम से निकालिए ना कागज क्या है। झूठ परोसते हैं वो, ना झूठ पे आप लोगों को लगता है कि हम कांग्रेस को डाउन करने की कोशिश करें, लेकिन अब आप भूल जाइए कांग्रेस अब बहुत कॉन्फिडेंट हो चुकी है और कांग्रेस आपकी सत्ता तो नहीं आने वाली है, तो लिखवा लीजिए। मुकाबला है ही भाजपा और कांग्रेस के बीच में, ये आप नोट कर लो। देवी जी तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है। देवी जी नायब सैनी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ठीक है हांडा जी अब यही पुकार नायब सैनी अगली बार। ठीक है शर्मा जी, मैं मेरा आपसे सवाल है इनेलो की तरफ। ठीक है हांडा जी, ठीक है अब आपकी बात पूरी होगी हांडा जी। ठीक है और भी लोग हैं पैनल में, प्लीज हांडा जी। हमारा तो इलाज बहुत बढ़िया है। आपको पता नहीं कौन सा चश्मा चढ़ गया, ये 2-4 सीट ऐसी आ गई अरे जनता जान चुकी है देवी जी, जनता जान चुकी है। आपकी बहकाई में आने वाली नहीं है, वो अपना हजामत कर रही है और जनता वो वक्त बताएगा। हमारी सरकार बनेगी जनता के आशीर्वाद से। नहीं, चश्मा तो आपने पहन रखा है, भक्ति का कुछ नजर नहीं आता। कभी आपने प्रशस्ति पत्र नहीं लाकर दिखाया। रशिया में सम्मान मिला, वहाँ पे जर्मनी के चांसलर हांडा जी आवाज आ रही है आपको? नहीं आपने चैनल पर। हांडा जी पूरे देश को पता है, पूरे देश को पता है मैडम, पूरे देश को ये पता है कि आपने हजारों लाखों करोड़ आपने मीडिया पर, गोदी मीडिया पर खर्च किए, प्रिंट मीडिया पर खर्च किए। हमारे टैक्स का पैसा आपने लुटाया। हांडा जी आप ही के सवालों का जवाब ले रही हो, आप चुप नहीं हो रही है। हांडा जी को म्यूट कर दीजिएगा, म्यूट कर दीजिएगा हांडा जी को प्लीज। शर्मा जी आपसे मेरा सवाल है, अभी इनेलो की प्रवक्ता ने तमाम तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ मिली भगत है भारतीय जनता पार्टी की, तो कैसे खंडन गोदी मीडिया था क्या, प्रिंट मीडिया था क्या, सब कुछ कब्जे में कर रखा है। घटक दल, इलेक्शन कमीशन ने आपकी वो आईटी हो गई, ईडी हो गई, सीबीआई हो गई, दो सिटिंग सीएम को आपने गिरफ्तार किया। मैडम क्यों इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, सरकार का इंटरफेयर नहीं होता उनमें। इतिहास लिखा जाएगा काले पन्नों में। वो इंडिपेंडेंट एजेंसियां हैं, सरकार का इंटरफेयर नहीं होता उनमें। होता है ना डेमोक्रेसी का, उनका भी इतिहास। ठीक है हांडा जी ठीक है, ठीक है, ओके।
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मेरा सवाल है कि आपने इनेलो प्रवक्ता को भी सुन लिया, कांग्रेस प्रवक्ता को। इनेलो प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस के साथ मिले। हांडा जी प्लीज, बीच में नहीं, हांडा जी प्लीज। इनेलो ने कहा कि कांग्रेस के साथ भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत है और हुड्डा जी के साथ टिकट बंटवारे को लेकर सेटिंग कर रही है, मतलब तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं इनेलो प्रवक्ता की तरफ से, कैसे खंडन करेंगे? शर्मा जी सुन पा रहे हैं? नहीं, हमारे भरे पड़े कामों से, तुम्हारे पास क्या काम है? सिर्फ जबानी हांडा जी शांत हो जाइए, ठीक है हांडा जी, ठीक है, सुन तो लीजिए हांडा जी, आप ही के सवालों का जवाब ले रही हूँ, ठीक है, बोलिए शर्मा जी। साहिवाल बेटियां मणिपुर हाथरस, साहिवाल बेटियों का जवाब नहीं दिया। हाँ, जमीन पे बैठे किसान की जमीन बिना किसान की मर्जी से कोई एक्वायर नहीं कर सकता। आपके टाइम में सस्ते भाव में आपने खरीदी, महंगे भाव में आपने बेची और सबसे कदर रोजगार हमने दिया और बिना खर्ची बिना प्रक्रिया किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा एनपीटी खाली चली गई थी, जिसकी चपरासी ने लगा था, आज कलात होने पर लग रहा है। ठीक तो है, अपना आप में गौरव की बात है, हमारी सरकार ने क्या है, शर्मा जी इनेलो की प्रवक्ता ने आपकी सरकार ने क्या किया, आरोप लगाए अपने हैं। अपने क्षेत्र के शर्मा जी, अपने क्षेत्र के अपने शर्मा भाई जी, बहनों जातिवाद, परिवारवाद, शर्मा जी, क्षेत्रवाद, इस आधार पर नौकरियां दी, हुए हैं। इसलिए जनता ने नकार दिया आपको। आपकी पीठ के पीछे ही इनेलो और बसपा खड़ी हुई है, वो मुझे पता है। अब देखते हैं कि उनका चश्मा हाथी पर फिट होता है कि नहीं होता, वो आने वाला टाइम बताएगा, जनता बताएगी। आपने तो अंधभक्ति का पहन ही रखा है, मैं चश्मा पहनती नहीं हूं। हांडा जी प्लीज सुन तो लीजिए, शांत हो जाइए हांडा जी। जनता बेवकूफ, आपके राष्ट्रीय महामंत्री की तरह हम जनता को गाली नहीं देते, जनता को हम शराब नहीं हांडा जी देते, प्लीज बीच में जनता को नहीं, ये मैं नहीं म्यूट देते करा दूंगी राष्ट्र आपका ऑडियो, बताते। ठीक है आपके हांडा राष्ट्रीय जी, महामंत्री जनता को राष्ट्र बताते हैं। म्यूट कर दीजिए हांडा जी का ऑडियो, म्यूट कर मैं दीजिए। कुरुक्षेत्र की धरती से शराब देता हूँ, जनता को मूर्ख क्यों कहते शराब हैं। देगा भाई? जनता ने क्या शुरू किया? और शराब दो, आप दुर्वासा मुनि हो क्या? आपका शराब दुर्वासा मुनि का शराब है क्या? शराब उसको दीजिए जिसको आपको हरियाणा की राजनीति से बाहर कर दिया। जनता ने क्या शुरू किया आपका? जनता दे तो ले, दे तो ले। और ठीक है जनता का शर्मा आशीर्वाद जी, हमारे एक और साथ है। सवाल है मेरा शर्मा हमने जी। काम किया, काम का आधार शर्मा पर जनता के सामने हम जा रहे लीजिए शर्मा आप जी, देखिए सवाल हमारे तो सुन हमारे लीजिए। मुख्यमंत्री जी जहाँ भी जाते हैं, शर्मा किसान जी, के अनुसार वो मर जाता है, साथ तुम भी जाते हो, है ना? चपरासी का आशीर्वाद उनके साथ है। कौन बोल रहे हैं? शर्मा जी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा, मैं अभी डिबेट में हूँ, मैं बाद में बात शर्मा करूँगा जी। आपसे प्लीज। ओके, थैंक यू। मैडम, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, आशीर्वाद से तीसरी बार 12 करोड़ लोगों को मूर्ख किसने नायब कहा? देने की तीसरी बार आपने मुख्यमंत्री कहा बनने था जा रहे 12 हैं। करोड़ लोगों को, 12 करोड़ वोटर्स को मूर्ख कहा था आपके मूर्ख कहा था। ठीक है, अनु जी के पास जाना चाहूंगी। अनु जी, आपने दोनों, हांडा जी प्लीज चुप हो जाइए, बीच में नहीं। अनु जी आपने सुन लिया है, दोनों प्रवक्ताओं को सुन लिया है। तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने तमाम तरह के आरोप इनेलो पार्टी के ऊपर लगाए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम और साथ ही उन्होंने कहा कि वोट कटवा पार्टी, तमाम तरह के आरोप, क्या प्रतिक्रिया? चाहूंगी ये जो प्रवक्ता बैठी हैं, जो आम आदमी पार्टी की बी टीम है, जिन्होंने आम आदमी पार्टी से तब गठबंधन किया जब शराब घोटाले के आरोप में आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं केजरीवाल जी, वो जेल में थे। और वो पार्टी जिनकी शुरुआत ही कांग्रेस के विरोध में हुई, उनकी बी टीम कांग्रेस, जो अब गठबंधन तोड़ के विधानसभा चुनाव लड़ने की सलाह कर रही है। हालांकि ये एक केजरू बाबा की बी टीम है। ये कोई नहीं होते हमें ये बताने वाले कि हम किसकी बी टीम है। दूसरी बात, इन्होंने ये कहा कि बसपा और इनेलो के गठबंधन से इन्होंने तकलीफ जाहिर की। और तो मैं यहाँ बहुत सीधा सीधा कहना चाहती हूँ, तुम्हें तकलीफ देने के लिए ही गठबंधन किया है, हमारी कुछ नहीं लगती कांग्रेस। ये जो चोर पार्टी है, मैं एक कविता बोलना चाहूंगी। इनको शेर शायरी का बहुत शौक है ना, एक बार चुप हो जाइए, चुप होना भी सीखिए। चश्मा चढ़ गया हाथी पे, मूंग दड़ाने कांग्रेस की छाती पे, हमारे कुछ नहीं लगते, तुम हो कौन?
और कौन हरियाणा के लोगों की जमीन बेच के खा गए? ये तो ब्लैकमेलर लोग हैं। ये तो जनता को ब्लैकमेल करते हैं। इनकी सोच तो ये है कि भाजपा से तंग हो गए तो हमारे पास आएंगे ही। और रास्ता क्या है? हरियाणा के लोगों को रास्ता मिलता है तो खूनी पंजे वाली मैडम को दिक्कत होती है। हम बड़ा इज्जत आपको दे रहे थे, बहुत आपकी उम्र का लिहाज कर रहे थे, लेकिन आपको इज्जत हजम ही नहीं हो रही। तो आप सुनिए, चश्मा चढ़ गया हाथी पे, मूंग डलेंगे कांग्रेस भाजपा की छाती पे और इस खूनी पंजे का सत्यानाश करेंगे। अब आप लोगों को डर लगता है कि वोट काट देंगे? बिल्कुल काटेंगे। वोट तुम्हारा दादा दाई नहीं है। वोट जनता का अधिकार है, या तो संभालते। आप बाकी वर्गों को तो यूं समझते हो कि ये तो कुछ है ही नहीं। आपका उड्डा का छोरा उड्डा, ये भगवान हो गए हरियाणा के। बिल्कुल इनकी छाती पे मूंग डलेंगे। हिम्मत हो तो रोक के दिखाइए। और अभी तो बसपा और इनेलो इकट्ठी हुई है, और पार्टियां भी आएंगी और शक्तियां भी आएंगी। किसानों के नाम से झोली मांड के तुम वोट मांगते हो। किया क्या किसानों का? किसी किसान संगठन की इज्जत करी कांग्रेस ने? किसी किसान संगठन की इज्जत करी? टिकट बांटेगी वो सोनिया मैडम और ये डरने लगा है हरियाणा वाले। क्यों? हरियाणा वाले पागल है? हरियाणा के किसी भी सामाजिक संगठन का, किसी भी किसान संगठन का, मजदूर संगठन का सम्मान कांग्रेस ने नहीं किया। इनेलो ने सम्मान किया है और आगे भी करेगी। अभी तो सिर्फ बसपा के साथ गठबंधन हुआ है, अभी तो और बहुत से सामाजिक संगठनों को जोड़ेंगे, किसान संगठनों को जोड़ेंगे। और जो आपकी ये तकलीफ है ना, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज में नजर आ रही है, ये तकलीफ आपकी छाती में से निकलेगी। याद रखना मेरी बात। चश्मा लगेगा हाथी पे, मूंग डलेंगे कांग्रेसियों की छाती पे, क्योंकि कांग्रेस यही डिजर्व करती है। ठीक है, ओके, ठीक है अनुजी। हांडा जी। जी सोनिया जी, आप इनको बोलने दीजिए। ठीक है हांडा जी। मानसिक संतुलन खो। हांडा जी, आवाज आ पा रही है मेरी? सवाल तो सुन लीजिए हांडा जी। भाजपा के वक्त मांगी जाती विदेशों से फिरौतियां। बड़े खुश हो रहे रामराज जी सुन के। ठीक है हांडा जी, फाइनल कमेंट दे दीजिए, समय का अभाव है। फाइनल कमेंट। यू टू ऑल्सो, फॉर यू ऑल्सो। ठीक है हांडा जी, फाइनल कमेंट। हांडा जी, फाइनल कमेंट। फाइनल कमेंट। लूट का ठेंगा क्या आपको नहीं? हांडा जी प्लीज, फाइनल कमेंट। ठीक है। डू नॉट नो। अगर आपको तक नहीं पता तो मेरी उसमें गलती नहीं है जी, वो आपकी गलती है। आपको नॉलेज अगर नहीं है तो ठीक है। भाषा की मर्यादा बनाए रखिए हांडा जी। फाइनल कमेंट दे दीजिए, समय का अभाव है। शर्म करो, शर्म करो अनुसूरा, शर्म कर। ठीक है हांडा जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है हांडा जी। थोड़ी देर पहले हांडा जी देवीलाल जी के बारे में टिप्पणी कर रही। पूरा हरियाणा ही नहीं, पूरा विश्व सम्मान देता है। तुमने दिखा दिया तुम भाजपा की भी टीम हो, भाजपा को सपोर्ट कर रहे हो। लिखो मेरे से। दलित की राजनीति ये काम का लड़ रही है, सरकार हमारी बन रही है। ये काम का लड़ाई कर रही है, तीसरी बार सरकार हमारी बन रही है। चुल्लू भरवानी में डूब करो जो राहुल गांधी ने ऐसे बोला। शर्म नहीं आती है। संत बंदा है वो। बदतमीजी की हद कर दी आपने। मैं बोलूंगी आज आपका शब्द बदतमीजी। ठीक है हांडा जी, हांडा जी कैसे बोला आपने? हाउ डेयर यू? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ठीक है हांडा जी, भाषा की मर्यादा बनाए रखिए दोनों प्लीज। ठीक है हांडा जी, ठीक है। बदतमीज औरत। हांडा जी ठीक है। हांडा जी, भाषा की मर्यादा बनाए रखिए हांडा जी। तीसरी बार नायब सेना के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तब लड़ता हो रहे हो काम का। आदि आपकी भाजपा के साथ है। मैडम है तीसरी बार ठीक है रामराजी शर्मा जी, रामराजी शर्मा जी। दूसरी बार इस प्रवक्ता को इतनी समझ नहीं है कि जिसको जगत ताऊ कहा जाता है, दूसरी बार गांधी के बारे में कैसे अभद्र भाषा बोलती है ये महिला। और इनका वो 50-55 साल का अधेड़ जुआ, जिसको संसद के अंदर कैसा व्यवहार करना है ये समझ नहीं है, उस पार्टी के प्रवक्ता ताऊ देवीलाल के बारे में बोलेंगे। एक बार पढ़ो ताऊ देवीलाल को,
सुन लो, उनके आगे जो पीढ़ियां है ना, उनके ना खून बराबर भी नहीं है। ठीक है आनंद जी, ठीक है, समय का अभाव है आनंद जी, बनाया। अरे क्या समय का अभाव है, ठीक है, क्या ठीक है। हुड्डा सरकार ने बनाया के नाम से क्यों लट बता रहे हो मैडम? सरकार बारी बोल रही है, आप लटम लट छोड़ रहे हो बेकार में। अब हरियाणा की जनता करे पुकार भाजपा तीसरी बार चिंता में रही। ठीक है, ये तो वक्त बताएगा कि फिर जनता के दिल पर कौन राज करेगा। मुख्यमंत्री बनने जाते हैं। ठीक है आनंद जी, ठीक है, समय का अभाव है। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। लगातार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां लगातार चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और सभी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर हमलावर है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पर तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री की जो घोषणाएं हैं उनको चुनावी घोषणाएं बता रहा है और तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और ऐसे में अग्निवीरों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है और ऐसे में ये विधानसभा चुनाव में कितना कारगर साबित होता है ये तो वक्त ही बताएगा। सियासी वोट किस तरफ बैठेगा ये भी वक्त बताएगा। वहीं फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।